हेलो एवरीवन। तो आज हम ज्योग्राफी का लेक्चर 3 का पार्ट 3 करने वाले हैं। ठीक है, तो लेक्चर 3 में हम क्या पढ़ेंगे? इंसुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो इंसुलेशन में आज क्या क्या पढ़ेंगे, उसकी डेफिनेशन देखेंगे। इंसुलेशन की डेफिनेशन क्या है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशन का अर्थ में डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ है, कैसा है, फैक्टर्स जो इंसुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करता है। उसके अलावा हीट बजट अर्थ का। हीट बजट का मतलब ये है कि जितना भी रेडिएशन आ रहा है सन से उतना ही वापस चला जा रहा है, ताकि एवरेज टेम्परेचर अर्थ का मेंटेन रहे। ठीक है, 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे। उसके बाद नेट रेडिएशन एंड लैटिट्यूडनल हीट बैलेंस, मतलब कौन से लैटिट्यूड में हमारा ज़्यादा है इंसुलेशन, कौन से लैटिट्यूड में कम है, और वो किस तरह से ट्रांसफ़र होता है। तो डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। इंसुलेशन क्या है? इंसुलेशन का मतलब है इनकमिंग सोलर रेडिएशन। सन जो है, सन अपनी एनर्जी रेडिएशन के फॉर्म में ट्रांसफर करता है। इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन इट ट्रांसफर एनर्जी, ठीक है ना, टुवर्ड्स द अर्थ। उस एनर्जी को क्या बोलते हैं? इनकमिंग सोलर रेडिएशन। ठीक है, और जो ये इनकमिंग सोलर रेडिएशन होती है वो क्या होती है? वो शॉर्ट वेवलेंथ की होती है। ठीक है ना, जो उसकी जो वेवलेंथ होती है वो शॉर्ट होती है। ठीक है, इसी तरह जैसे अर्थ सरफेस है, ये सन है, सन की रेडिएशन आई अर्थ से, अर्थ से टकराई और फिर रिफ्लेक्ट हो गई। तो जो रिफ्लेक्टेड रेडिएशन उसको बोलते हैं आउटगोइंग सोलर रेडिएशन, या आउटगोइंग सोलर नहीं बोलेंगे क्योंकि ये हमारे अर्थ से टकरा के वापस जा रही है, तो उसको बोलेंगे आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। और जो सन से आ रही है उसको क्या बोलेंगे? इनकमिंग सोलर रेडिएशन। ठीक है, आपको इसके नोट्स मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, चैप्टर नंबर 14। ठीक है, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए जो लिंक में है। चैप्टर 14 इंसुलेशन, इसमें से पढ़ लीजिए, एक बार मैं समझा दूंगा, उसके बाद पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। और पढ़ने के बाद हर चैप्टर के अंत में समरी भी दी हुई है और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, आए हैं नहीं आए हैं उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया इनकमिंग इंसुलेशन क्या है। अब उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? ठीक है, इनकम इंसुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है कैसा होता है? देखो, ये अर्थ है, हमें पता है कि जो सन की जो रेज है, सन की जो रेज हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ में पड़ता है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो कि 23.5 डिग्री साउथ में पड़ता है, और इक्वेटर जो कि 0 डिग्री लैटिट्यूड में पड़ता है। इसके बीच इसकी सन की रेज डायरेक्ट पड़ती है डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ अर्थ। अर्थ की पोजीशन कहाँ पर है उस हिसाब से इसकी रेज, सन की रेज इन्हीं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच डायरेक्ट पड़ती है। तो ये जो रीजन होता है यहाँ पर इंसोलेशन ज़्यादा होती है। ठीक है, बाकी जगह पे उसकी जो रेज है वो नहीं पड़ती डायरेक्ट, इसीलिए जो हायर लैटिट्यूड्स होते हैं वहाँ पर इंसुलेशन कम पड़ता है, और जो लोअर लैटिट्यूड्स है, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच, वहाँ पर जो इसकी इंसुलेशन है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये तो है डिस्ट्रीब्यूशन हमारे लैटिट्यूड के हिसाब से। उसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि इनकमिंग सोलर रेडिएशन हमारे अर्थ में कितनी पहुँचती है उसको डिसाइड करती है। और ये फैक्टर्स क्या क्या हैं? पहला फैक्टर है एंगल ऑफ सन्स रेज। जैसा कि मैंने बताया कि सन का रेज जो है वो डायरेक्ट पड़ती है, डायरेक्ट एंगल पे पड़ता है
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच। उसके बाद ऊपर हायर लैटिट्यूड्स में उसकी जो रेज पड़ती हैं वो स्लैंटेड पड़ती हैं। कैसी पड़ती हैं? स्लैंटेड। स्लैंटेड पड़ती हैं तो इसको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है, और इस वजह से यहाँ पर जो इंसुलेशन है उसकी जो इंटेंसिटी है वो कम होती है। पहला फैक्टर तो हमारा ये हो गया एंगल ऑफ सन्स रेज। यहाँ पर भी आप देख सकते हो सन्स रे हायर लैटिट्यूड में लॉन्ग डिस्टेंस, लोअर लैटिट्यूड में शॉर्टर डिस्टेंस, इसलिए जो इसकी इंटेंसिटी है इंसुलेशन की वो ज़्यादा होती है लोअर लैटिट्यूड्स में और हायर लैटिट्यूड्स में कम होती है। दूसरा फैक्टर जो कि डिसाइड करता है इंसुलेशन को वो है लेंथ ऑफ द डे। कई बार हमने देखा होगा कि हमारा दिन और रात चेंज होते हैं। जब दिन ज़्यादा होगा, जब डे टाइम ज़्यादा होगा तो सिंपल सी बात है इंसुलेशन ज़्यादा होगी, और जब नाइट टाइम ज़्यादा होगा और डे टाइम कम होगा तो इंसुलेशन कम होगी। रात में थोड़ी आ रही है भैया, रात में तो चंद्रमा की रोशनी आ रही है ना, समझ रहे हो? तो ये हो गया लेंथ ऑफ द डे। कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ें हैं, ठीक है ना। चलो, तीसरा क्या है? डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द सन। अगर आपने मेरे पहले लेक्चर्स देखे होंगे, अगर नहीं देखे तो जाके देख लो, हर चीज़ में बार बार नहीं समझा पाऊंगा। देखे होंगे तो आपको पता होगा कि जो अर्थ ऑर्बिट करता है, रिवॉल्व करता है अराउंड द सन, तो एक पोजीशन होता है पेरिहेलियन, जहाँ पर अर्थ सन के सबसे पास होता है। एकदम कंप्लीट राउंड सर्कल नहीं मारता वो, उसका जो सर्कल है, उसका जो ऑर्बिट है वो एक इलिप्टिकल ऑर्बिट है अर्थ का। एक रीजन पे उसका जो पोजीशन है सन से अर्थ की बहुत पास होती है, जिसको हम बोलते हैं पेरिहेलियन, और एक पोजीशन जो होती है जहाँ जो बहुत दूर होती है उसको बोलते हैं एपीहेलियन। पास मतलब पेरिहेलियन, है ना, हिंदी में पास है मतलब पेरिहेलियन, ठीक है। तो जब पास होगा अर्थ सन से तो ज़्यादा इंसुलेशन होगी, सिंपल सी बात है, और जब दूर होगा तो कम इंसुलेशन होगी, कोई बड़ी बात नहीं है। तीसरा फैक्टर हमने देखा ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर। देखो यार, अगर मान लो वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं तो एसिड्स, गैसेस और दुनिया भर के पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं, एरोसोल्स, ठीक है ना। तो अगर ट्रांसपेरेंट नहीं होगा एटमॉस्फेयर, ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा होगी, मान लो ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा है तो इंसुलेशन क्या होगी? ज़्यादा होगी, डायरेक्ट सन की रेस आ जाएंगी। ट्रांसपेरेंसी कम है तो इंसुलेशन भी कम होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। आखिरी है सन स्पॉट साइकिल, ये मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था, एक बार मैं फिर बता देता हूँ। सन स्पॉट्स क्या होते हैं? सन स्पॉट्स काले काले धब्बे टाइप डार्क स्पॉट्स होते हैं सन पे, जिनका टेम्परेचर कम होता है बाकी जगह ब्राइटर स्पॉट्स से। ब्राइटर स्पॉट्स का जो टेम्परेचर होता है वो होता है ज़्यादा, ठीक है। तो इसका मतलब जब सन स्पॉट्स दिखेंगे तो आप बोलोगे नहीं सर, सन स्पॉट्स ज़्यादा दिख रहे हैं मतलब टेम्परेचर कम हो रहा है। रियलिटी ये नहीं है, रियलिटी उल्टा है। जब मतलब सन स्पॉट्स जिस समय ज़्यादा दिख रहे हैं तो इसका मतलब टेम्परेचर ज़्यादा है, क्योंकि जो ब्राइटर एरियाज़ है उनका टेम्परेचर बढ़ रहा है, तभी तो ये वाले जो एरियाज है वो डार्क दिख रहे हैं। मतलब ये है कि ब्राइटर एरिया का ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने से जो नॉर्मल टेम्परेचर में थे जो रीजन्स, उनका टेम्परेचर कम हो गया, रिलेटिवली कम हो गया, है ना, इसके रिलेटिव में कम हो गया, तो इसलिए सन स्पॉट ज़्यादा दिखने लग गए। इसलिए जब सन स्पॉट्स होता है तो टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ता है और इंसुलेशन ज़्यादा होती है। जिस समय सन स्पॉट्स होता है उसमें 1% ज़्यादा इंसुलेशन होती है, ठीक है। समझ में आ गया? कोई बड़ी बात नहीं, बहुत सिंपल चैप्टर है। तो ये हमने डेफिनेशन देख ली, डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया, फैक्टर्स देख लिए, अब हीट बजट देख लेते हैं, ठीक है। हीट बजट क्या है? ये देखो, बहुत बढ़िया हमारे जीटी त्रिवार्था साहब ने बोला है, इट इज़ द स्टडी ऑफ प्लैनेट्स एनर्जी बैलेंस इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट ऑफ इनफ्लक्स एंड आउटफ्लो, ठीक है ना, कि कितना रेडिएशन आया, कितना शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन आया, मैंने बताया था सन से जो रेज आती है वो शॉर्ट वेव्स होती है, और कितना अर्थ से टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बाहर गया, वो की लॉन्ग वेव होती है, मतलब लॉन्ग वेवलेंथ होती है उसकी स्टडी को बोलते हैं हीट बजट, ठीक है। तो अब ये मैप सिंपल सा समझ लेते हैं। मान लो 100 यूनिट आई, 100 यूनिट सोलर रेडिएशन यानी इंसुलेशन आया, उसमें से
6% तो स्कैटर्ड हो जाता है स्पेस में, 27% रिफ्लेक्ट हो जाता है क्लाउड के द्वारा, और 2% अर्थ के द्वारा रिफ्लेक्ट होता है, मतलब जो अर्थ पे टकराता है और फिर वापस चला जाता है। ठीक है, उसके बाद 17% अर्थ इसको एब्जॉर्ब करती है। किसको? जो कि एटमॉस्फेयर द्वारा स्कैटर्ड हुआ है। ठीक है, एटमॉस्फेयर 6% तो अर्थ स्पेस पे स्कैटर कर देती है, बाकी 17% वो अर्थ की ओर भेज देती है। ठीक है, कुछ डायरेक्टली अर्थ एब्जॉर्ब करती है 34%। ठीक है, और कुछ हमारा एटमॉस्फेयर भी 14% एब्जॉर्ब कर लेता है। ये है, इसको रटना नहीं है, एक बार समझ लो हीट बजट क्या होता है। सिंपल सी बात है, कभी एग्जाम में इतना डिटेल में पूछेंगे नहीं। ठीक है, ऑप्शनल में भी नहीं पूछेंगे अगर ज्योग्राफी ऑप्शनल है तो। उसके अलावा लॉन्ग वेव रेडिएशन में क्या होता है, अर्थ से कैसे बच जाता है। थोड़ी देर के लिए अर्थ ने ऑब्जर्व किया तो 17% तो फिर से सीधे स्पेस पर रेडिएट हो जाता है, 6% एटमॉस्फेयर ऑब्जर्व कर लेती है। उसी तरह टर्बुलेंस एंड कन्वेक्शन की वजह से भी 9% एटमॉस्फेयर ऑब्जर्व कर लेती है। और कंडेंसेशन मतलब जब अर्थ ने जब वार्म अप हुई, ठीक है ना, तो जब कंडेंसेशन होता है, जब टेम्परेचर लो होता है, एटमॉस्फेयर में जो मौजूद वाटर वेपर है वो किस में कन्वर्ट होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है वाटर में, तभी तो बादल बनते हैं। आगे मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, आप बस ऐसे ही समझ लो। कंडेंसेशन का मतलब है वाटर वेपर किस में कन्वर्ट हो रहा है, वाटर में, और जब ऐसा होता है तब वो हीट रिलीज करता है। कुछ इस फॉर्म में भी रिलीज हुआ जो एटमॉस्फेयर में हो गया, और फिर ये तीनों कंबाइंड होकर 48% के आसपास फिर से रेडिएट हो जाते हैं एटमॉस्फेयर से स्पेस में। तो बस इतना है, इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, समझ लो जीटी त्रिवार्था साहब ने क्या कहा, और थोड़ा बहुत याद रख लो, कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, ज़रूरत ये क्या थी, फैक्टर्स क्या थे, डेफिनेशन क्या है। इंसुलेशन ही बहुत बच्चों को नहीं पता रहता, इंसुलेशन क्या है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन है। उसके अलावा बाद है नेट रेडिएशन एंड लैटिट्यूडनल हीट बैलेंस। ये कुछ नहीं है यार, ये बता रहे हैं कि यार लो लैटिट्यूड में, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉर्न के बीच में सरप्लस है इनकमिंग सोलर रेडिएशन। हायर लैटिट्यूड में क्या है, डेफिसिट है। तो ओशन करंट और विंड के फॉर्म में ये हायर लैटिट्यूड से लोअर लैटिट्यूड में ट्रांसफर होता है, और वो कैसे होगा वो हम आगे वाले चैप्टर्स में देखेंगे। बस इतना अभी के लिए ध्यान रखो, बाकी अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे टेम्परेचर के बारे में, अर्थ के टेम्परेचर के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में।